नमस्कार, स्वागत आप सभी का लोकसभा टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ। हेल्दी इंडिया में आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी की। जी हां, इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं, उसका समाधान कैसे हो सकता है, इस कार्यक्रम में हमने ये जानने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर आंकड़े अगर निकाले जाएं वर्ल्ड वाइड तो माना जाता है कि 1/3 मामलों में स्त्री जिम्मेदार या उसके कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन लगभग यही जो आंकड़ा है वो पुरुषों के मामले में हो सकता है या फिर दोनों को मिला के हो सकता है। क्या कुछ इसके कारण होते हैं और ये क्या जेनेटिक होता है, सिचुएशनल कुछ हो सकता है या फिर आज की लाइफस्टाइल इसके लिए जिम्मेदार है? तमाम जो सवाल आपके जहन में हैं आप भी हमसे पूछ सकते हैं और एक पैनल हमारे साथ जुड़ा है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका अनुभव क्या कहता है, उनके पास जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं इतने सालों में उनका अनुभव क्या है। परिचय करवा देते हैं जो मेरे साथ। बिल्कुल बाएं से शुरुआत करूं तो डॉक्टर सुनीता मित्तल हैं जो कि डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल की। बहुत स्वागत मैम। और डॉक्टर सुनीता फॉर्मर एचओडी रह चुकी हैं ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में भी। बहुत स्वागत मैम आपका। डॉक्टर हमारे साथ कलोल कुमार रॉय हैं जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हैं, खासकर गए डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी से, और गायनी एंडोस्कोपी सर्जन हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। बहुत स्वागत आपका। परिचय में आने उम्मीद है कि आपका ठीक कराया होगा। डॉक्टर पुष्पा सिंह हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट एचओडी आरएमएल हॉस्पिटल गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। हेलो, बहुत स्वागत आप तीनों से। शुरुआत करें, आमतौर पर इनफर्टिलिटी को आप किस तरह से मानते हैं? अगर कोई कपल आपके पास आता है जो आता है तो जो पहला आप मानती हो किस तरह से मानते हैं? एक तो जैसे आपने कहा कि लोग ना बहुत सारी चीजें गूगल पे पढ़ते रहते हैं और सोचते रहते हैं, तो हम इनफर्टाइल कपल तभी कहते हैं जब कपल कम से कम साल भर रहा है और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है। Okay. तब हम उसको कहते हैं कि हाँ भाई आपको प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, कुछ प्रॉब्लम है कि आप कंसीव नहीं कर रहे। क्योंकि आंकड़ों में देखा गया है कि लगभग 60% लोग जिनकी प्रेगनेंसी होनी है वो 6 महीने में हो जाती है और करीब करीब 85% को साल भर के अंदर अंदर नेचुरली हो जाता है। Okay. तो सिर्फ वो 10-15% रह जाते हैं जिनको एक्चुअली कुछ ट्रीटमेंट टेस्ट वगैरह कराने की जरूरत पड़ती है। पर अभी हम लोग क्या देखते हैं कि कपल शुरू में 3-4 साल तो प्लान नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रासेप्शन कर रहे हैं। आज वो सोचते हैं कि अब हमें प्लान करना है और अगर 2 महीने में बच्चा नहीं रुकता तो सडनली भागते हैं डॉक्टरों के पास, दवाइयां लेना शुरू करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। एटलीस्ट आप 1 वर्ष ट्राई करिए, अनलेस कि आपकी उम्र पहले ही बहुत ज्यादा है। अगर आप 35 वर्ष से नीचे हैं तो कम से कम 1 साल तो कोशिश करने के बाद ही टेस्ट कराइए इनफर्टिलिटी के। Okay. अगर हाँ आपकी उम्र 35 से ऊपर है तो फिर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो मे बी आप 6 महीने ट्राई करने में प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर इन्वेस्ट कराइए। ओके। डॉक्टर रॉय, आप क्या मानते हैं और आमतौर पर किस तरह के पेशेंट्स ज्यादा आते हैं, किस उम्र के ज्यादा आते हैं, और क्या वही है कि थोड़ा सा पैनिक होता है उनके अंदर? नहीं, आमतौर पे हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हर एज ग्रुप का ही पेशेंट्स आते हैं। बट अभी जो सोशल ट्रेंड थोड़ा सा है कि लेट मैरिज है, समटाइम्स इन लोग तो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी नहीं करते हैं 2-3 साल। तो लगभग 25 से 32-35 साल के उम्र का ये आ जाते हैं। और जैसे हम लोग ने अभी बात किया कि 1 साल के बाद ही। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि शादी हुआ और सोशल प्रेशर इतना है, 6 महीना हो गया, दे आर ट्राइंग कंसेप्शन, 6 महीना हो गया बच्चा नहीं है, तो उनको ये जानकारी नहीं है जो जानकारी अभी मैडम ने बताया। तो वो सोशल प्रेशर में सांस लेके आ जाते, भाई 6 महीना हो गया, अभी बच्चा हो जाना जरूरी है। तो ऐसा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हमेशा हम देखते हैं कि वो फीमेल ही आ जाते हैं। पर जैसे हमको पता है कि 30% चांस के भी होता है, 30%। सो मेल्स आर नो हेयर सीन। तो ये एक जो कपल है, इसका जो है कपल का कंट्रीब्यूशंस है, कपल इज रिस्पॉन्सिबल। नॉट रिस्पॉन्सिबल मीन्स इनका कोई कारण मेल में भी हो सकता है, ये सोचते ही नहीं है।
तो वो हमको बताना पड़ता है भैया, इनको भी इन्वेस्टिगेशंस करना है। क्या वो जो एक ट्रेंड हुआ करता था कि फीमेल को माना जाता था और वो टेस्ट कराती थी, वो कुछ कम हुआ है एजुकेशन की वजह से? कुछ कम हुआ है? हाँ, डेफिनेटली कम हुआ है। मेल्स भी आते हैं मतलब? हाँ, मेल्स भी आते हैं। हम पहले हम बोल देते हैं कि आप ठीक है, 1 साल हो गया है, आपने अपना पति का जांच कराया है या नहीं? नहीं, पति का तो जांच नहीं कराया है, पर पति का जांच सबसे पहले पति का जांच कराइए, क्योंकि 30% तो उसमें भी तो हो सकता है। ठीक है। तो अभी अवेयरनेस आ गया एंड अवेयरनेस से कपल आ जाता है, बट सिनेरियो इतना चेंज नहीं हुआ है। उनको बोलना पड़ता है कि पति को भी साथ आना है और उसका भी हमको जांच करना है। ओके, आपका अनुभव क्या है? और मेनली मैं इसके साथ साथ ये भी कि प्राइमरी फैक्टर्स क्या क्या आप मानते हैं? अनुराग, जैसे अधिकतर हॉस्पिटल्स में मिक्स्ड बैग होता है। दिल्ली के पेरिफेरल एरिया या दास के गांव के और जो अर्बन एरिया वहां से आते हैं। तो जो रूरल सेटअप से आते हैं पेशेंट्स, उनकी एज कम होती है, वो यंग पेशेंट्स होते हैं। उन्हें अवेयरनेस नहीं है, फिर भी उन्हें पता है कि उनको नहीं बच्चा ठहर रहा है, मगर उनके केसेस में उन्हें डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी नहीं पता होती है। उनका हस्बैंड फौज में काम कर रहा है, उनका हस्बैंड बाहर काम कर रहा है, मगर दे विल से उनको बच्चा नहीं ठहर रहा है। और जो अर्बन सेटअप वाली लड़कियां या कपल्स आते हैं कि भी उन्हें कंसेप्शन नहीं ठहर रहा है, उनमें कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कि कॉन्ट्रासेप्शन थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं। कई बार वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ही यूज कर रहे होते हैं, नॉलेज अधूरी है, लेकिन वो बच्चा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी अवेयरनेस नहीं है। और एक तीसरा सेट होता है जिसमें खराबी है, वो टेस्ट छुपा लेती हैं। हस्बैंड के में स्पर्म्स नहीं है सीमन एनालिसिस में, तो वो उसको छुपा के रख के शायद सेकंड ओपिनियन इस तरह से पूछने के लिए कि भाई डॉक्टर की, जो फीमेल से आती है, फिर धीरे से जरा उन्हें कॉन्फिडेंस में लोगे, तब पता चलेगा कि जांच ऑलरेडी हो चुकी है और ये उसमें खराबी है। जो मेल फैक्टर है, जो डॉक्टर रॉय कह रहे थे, आदमी का अहम ज्यादा है, वो स्वीकारता नहीं है जल्दी से। मैं तो वही सवाल किया था कि क्या वो अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है? अब तो चूंकि एजुकेशन हो गया, डॉक्टर सुनीता ने बताया कि गूगल से तो बहुत कुछ हो जाता है। सच मेडिकल साइंस ये नहीं कबूलती है कि एक बार अगर खराबी आए सीमेन एनालिसिस में तो हम उसको लेबल कर देते हैं कि हस्बैंड इज रिस्पॉन्सिबल या इसमें स्पर्म्स नहीं है इसके सीमन में। हम वेट करते हैं, 3 टेस्ट होना चाहिए, ऐसे जल्दी से भी नहीं करते। लेकिन ऐसा देखा गया है कि रिपोर्ट खराब है, वो छुपा ली गई है और फिर वो डॉक्टर की कॉम्पिटेंसी चेक करते हैं या सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं। अच्छा। इस तरह के केसेस भी हमें देखने में आते हैं। ओके, इसी जुड़ा सवाल एक और भी मैं करूंगा आपसे, लेकिन अब इस पर अगर आए हैं तो मेनली रीजन, जो प्राइमरी रीजन आता है इनफर्टिलिटी का, वो क्या है? वो जेनेटिक है, किस तरह के मेडिकल होता है? प्राइमरी रीजन जैसा हमने कहा कि 1/3 में तो मेल फैक्टर है। कि हस्बैंड के सीमेन में या काउंट कम है, या मोटाइल नहीं है, या उसमें अबनॉर्मल स्पर्म है, तो इसलिए वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो हम मेल में प्राइमरीली फोकस करते हैं मन का एक काउंट, और उनका टेस्ट एक्चुअली सबसे सिंपल है। कोई इन्वेजिव नहीं है, कुछ नहीं है, तो स्टार्ट भी वहीं से करते हैं कि पहले मेल फैक्टर एक्सक्लूड करें। विमेन में इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो एग ठीक से नहीं बन रहा, जिसमें कोई ओवेरियन प्रॉब्लम भी हो सकती है अंडे कोश में, और या कोई हार्मोनल डिफेक्ट भी हो सकता है जिसकी वजह से एग नहीं बन पा रहा है। पर जो हमारे देश में जो प्रमुख कारण है वो है ट्यूब में डिजीज। कभी कोई इन्फेक्शन हुआ होता है जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, और उसमें मेजर रोल अभी भी ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस हमने देखा है हमारे इनफर्टाइल पेशेंट के, इनफैक्ट 1/3 पेशेंट में ट्यूबल ब्लॉक का रीजन ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो कि बिल्कुल साइलेंट होता है। जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस के यूजुअली से नहीं होते, बुखार भी नहीं आता, वेट लॉस भी नहीं आता, तो उनको पता भी नहीं होता। उनको कभी छोटी उम्र में कहीं चेस्ट का ट्यूबरकुलोसिस हुआ होता है, वहां से बैक्टीरिया जाके वहां ट्यूब को डैमेज कर देते हैं। तो ट्यूबल ब्लॉक इंपॉर्टेंट कारण है। उसके बाद कुछ लोगों में यूट्रस में कुछ हो सकता है, या तो यूट्रस में कोई डिफेक्ट है, वो एक जन्मजात हो सकता है कि यूट्रस में कोई डिफेक्ट है। मोस्टली इट इज कभी थॉइरॉइड बढ़ गए हैं यूट्रस में, या कुछ हो गया है, या डिसीजेस हो गई हैं पेरिटोनियम में या सर्विक्स में। तो फीमेल्स में हमें पूरा जेनिटल ट्रैक्ट सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि कहां पे बेसिकली रीजन है।
ओके। और 1/3 कपल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों में थोड़ी थोड़ी सब फर्टिलिटी अच्छा। हो सकती है। कोई एक फैक्टर थोड़ा सा वुमेन में भी डिफेक्टिव है, इनका भी या तो ठीक है पर मोटिलिटी ठीक नहीं है, तो वो भी सर्कमवेंट हो जाते हैं फिर ट्रीटमेंट उसी यही हिसाब बात से। हम आपसे कर भी रहे थे कि मेजरली जो डॉक्टर सुनीता ने बताया कि मेजर फैक्टर ओवेरियन डिस्फंक्शन और सेकेंडली ट्यूब का कुछ ब्लॉक होने वाला है या ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है, यही होते हैं और इसी तरह के केसेस ज्यादा आते हैं। हाँ, इसी तरह का एन्यूबुलेशन जो ओवुलेशन नहीं हो रहा है उसमें 70% ऐसा पेशेंट्स हो कि उसमें वो एग नहीं बन रहा है या बन रहा है तो क्वालिटी ऑफ द एग इज नॉट गुड, और कभी ऐसा होता है बन गया पर बाहर नहीं आ रहा है। बहुत सारे जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, एक डिजीज है, पीसीओएस बहुत कॉमन है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बहुत कॉमन है, तो इनमें सब एन्यूबुलेशंस होता है और ओवुलेशंस ठीक से नहीं होता है। तो ये है। और मैं आप लोगों को रोक के इसलिए पूछना चाहूंगा क्योंकि अगले सेगमेंट में हम कॉल्स लेंगे और कॉल्स तो आना शुरू होंगे तो बहुत से होंगे। हाँ। कुछ मैं भी आपसे सवाल इसलिए करना चाह रहा हूं, जैसे ये जो ओवेरियन डिस्फंक्शन है जिसमें एक्स की बात आप लोग करते हैं, ये लाइफस्टाइल ज्यादा है या ये जेनेटिक ज्यादा है या ओवर द ईयर्स में कुछ ट्रेंड आया है, आप लोगों ने नोट किया हो, कुछ डेटा इस तरह का आपके पास हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ऐसा है, जेनेटिक तो पीसीओएस है एक, वो जेनेटिकली अभी प्रूवन हो गया कि जेनेटिक उसमें कंट्रीब्यूशंस है। ओके। एंडोमेट्रियोसिस में भी जेनेटिक कंट्रीब्यूशंस है जब ओवुलेशंस की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें लाइफस्टाइल की जो बात है वो बहुत आम बात है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लाइफस्टाइल आजकल हम देखते हैं कि इवन बिफोर मैरिज बहुत लोगों को बहुत ओबेसिटी हो रहा है, वेट इंक्रीज हो रहा है, पीसीओएस है, कभी उनका बहुत मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन है, उनको पता चल जाता है कि मेंस्ट्रुएशन ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये एक ग्रुप है जिसमें पहले से ही थोड़ा सा उनको जानकारी होना चाहिए कि ये सब अगर पता चल जाता है इवन बिफोर मैरिज तो इनको सही इलाज करना चाहिए, फिर बाद में फिर फर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। और पीसीओएस इज वेरी कॉमन, तो वेट रिडक्शन, लाइफस्टाइल आजकल ऐसा हो गया है कि सिटिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड जंक फूड, तो उसमें और ज्यादा सो लाइफस्टाइल अगर चेंज करे तो ये जो ओवुलेशन की प्रॉब्लम है ये एकदम खत्म हो जाता है। मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स और लाइफस्टाइल चेंज करने से, एक्सरसाइज करने से ये बहुत अच्छा ये अच्छा, ओके। और ट्यूबरक्लोसिस की जो बात है बहुत कॉमन है, तो इसका एक मैसेज आपको ये देना चाहता हूं कि ये ट्यूबरक्लोसिस अगर हो गया है पहले बचपन में, विच इज वेरी कॉमन, उसको पूरा इलाज करना चाहिए, क्योंकि जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस जो है वो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी बहुत कम होता है। उसके मतलब और कोई जगह उसको ट्यूबरक्लोसिस, जैसे मैडम ने बताया, ट्यूबरक्लोसिस पहले हुआ होगा तो उसका इलाज ठीक से नहीं हुआ है और फिर जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस। आपका कहना मतलब है कि आमतौर पर लोग पूरा इलाज नहीं कराते हैं, थोड़ा बहुत इलाज कराया और उसके बाद थोड़ा सिम्टम्स ठीक हुए तो उन्होंने गया। एक ब्रेक में जाए उससे पहले जो मेल डेफिशिएंसी कह लीजिए आप, जो भी उसको टर्मिनोलॉजी जैसे कहें, स्पर्म की काउंट की नंबर है, ये भी कुछ आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से है या आपने कैसे देखा? मैं यहाँ पे आजकल के में देखा जाए तो गर्ल्स की भी जो एज ऑफ मीनोपॉज है वो थोड़ा पहले को आ रही है। एक हार्मोन टेस्ट करते हैं हम लोग, AMH बोलते हैं उसको, एंटी मुलेरियन हार्मोन, और स्टडी ये कह रही है कि इसका लेवल कम होता जा रहा है। तो जो बेटर क्वालिटी ऑफ एग्स होते हैं फीमेल में मिलते हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम मेल की बात करते हैं कि मेल का क्या क्वेश्चन है। तो अभी पेपर्स में सभी लोग पढ़ रहे हैं, दर्शक लोग भी पढ़ते होंगे कि एज सच जो सेक्सुअल डिजायर है, लिबिडो है, वो कम हुआ है। जी। दूसरी बात ये है कि टेंशन, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल इतना ज्यादा हो गया है, सीमेन क्वालिटी को खत्म करते हैं, और डायबिटीज जो कि सेक्सुअल डिजायर कम करता है, इम्पोर्टेंसी कम करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस मीडियम के जरिए मैं बताना चाहती हूँ, वो ये कि लड़के लोग क्या करते हैं, मेल लैपटॉप अपने यहाँ का नीचे रखकर घंटों उसके ऊपर करते रहते हैं। दैट इज नॉट गुड, इट अफेक्ट्स स्क्रोटल टेम्परेचर और उससे सीमन क्वालिटी कम होती है, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो गूगल में मिलता भी नहीं है।
ये तो आप कह रहे हैं कि गूगल में तो कुछ चीजें मिल जाती है जो कि आप लोगों आप इसीलिए मैंने बताया कि थोड़ा नई चीज, थोड़ा दर्शकों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ में भी आसानी से आ जाएगा। चलिए हम और समझने की कोशिश करेंगे। आपकी राय इस बारे में क्या है? आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हम तीनों पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं, तीनों डॉक्टर से पूछ सकते हैं। एक नंबर हम डिस्प्ले कर रहे हैं अपने, आप टीवी स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करके आप जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और हम इनफर्टिलिटी पे बात कर रहे हैं कि उसके कॉजेस, हमने ब्रेक में जाने से पहले बात किया कि आमतौर पर जो सिम्टम्स और उसके जो मेन कॉज हैं उस बातचीत की। डॉक्टर सुनीता, आपसे एक चीज कि फिर इसका आमतौर पर जब आप ये पता चल गया कि ये रीजन है मान लीजिए, तो फिर क्या इलाज है उसमें और लोग क्या ज्यादा प्रेफर करते हैं? और ऐसा है, ट्रीटमेंट जो है, जो भी कॉज आइडेंटिफाई होते हैं ना, उसके हिसाब से टेलर किया जाता है। मान लीजिए एग नहीं बन रहा है, देन वी हैव वेरी सिंपल ट्रीटमेंट। एग बनाने के लिए मेडिसिन है और रिस्पांस को मॉनिटर करने के लिए भी है कि हाँ भाई वाकई एग बन रहा है। तो मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 60-70% का तो मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट हो जाता है। ओके। और कुछ पीसीओ इसके केसेस होते हैं जिनमें थोड़ी माइनर सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है, अगर उनका एक तभी भी रिलीज नहीं हो रहा है तो। अदरवाइज मोस्टली रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, कंसीव भी कर जाते हैं। ओके। अगर ब्लॉक है तो उसमें हम लोग देखते हैं किस टाइप का ट्यूबल ब्लॉक है। प्लास्टिक सर्जरी से अगर उसे खोला जा सकता है तो उसको खोलते हैं। उसके लिए हम या कैनुलेशन करते हैं या माइक्रो सर्जरी करके ट्यूब्स को नॉर्मल कर देते हैं एंड देन दे कैन कंसीव। बट आजकल ट्यूबल ब्लॉक के लिए इसलिए भी नहीं है क्योंकि आईवीएफ टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी है और ट्यूबल ब्लॉक कॉमनेस्ट इंडिकेशन आईवीएफ के लिए कि भाई टेस्ट ट्यूब बेबी का कंसेप्ट ही वही है कि नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और एग का, वो ट्यूब के अंदर होता है। अगर ट्यूब ब्लॉक है दैट मीन्स वो दोनों आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में मिला दो, फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो ट्यूब को टेस्ट ट्यूब से रिप्लेस कर दिया, एम्ब्रियो बन गया तो उसको वापस यूट्रस में रखा। ठीक है। तो उसके लिए आईवीएफ एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर ट्यूबल और सबसे ज्यादा शायद यूज भी किया गया है। यूज भी सबसे ज्यादा किया गया है। यूट्रस में मान लीजिए कोई डिफेक्ट है, कोई सेप्टम है, कुछ है तो वो सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। कई बार ट्यूमर्स होते हैं, फाइब्रॉइड्स वगैरह होते हैं, वो भी सर्जिकली निकालने से फिर प्रेगनेंसी का चांस हो जाता है। मेल फैक्टर में भी फिर वही होता है कि हम लोग पहले कॉज देखते हैं, क्या कॉज है। जैसा कि बताया कि लैपटॉप रखने से काउंट कम हो जाता है, स्मोकिंग से काउंट कम हो जाता है, बहुत अल्कोहल यूज से काउंट कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम उनको तो आप ये पता लगा सकती हैं कि अगर स्पर्म काउंट कम हुआ है तो ये फैक्टर्स रहे होंगे। उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद वी कैन सी इफ द काउंट इंप्रूव्स। उनको कुछ ड्रग्स भी दे सकते हैं। उसके बाद दो रीजन हो सकते हैं, कभी कभी बिल्कुल स्पर्म नहीं, क्योंकि कोई ब्लॉक होता है। ओके। अगर वो ब्लॉक खुल सकता है तो उसको सर्जिकली खोलते हैं। अगर वो ब्लॉक नहीं खुल सकता तो फिर इन लोगों के लिए भी आंसर वही है कि स्पर्म को ऊपर से रिट्रीव करके टेस्ट ट्यूब बेबी लेडी के एग निकाल के और टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कर देते हैं, जिसको हम लोग इक्सी कहते हैं। एक ही स्पर्म लेके और एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। ओके। तो फिर उसको फिर रिप्लेस करें। ओके। एक चीज आपका जो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा, गायनी एंडोस्कोपी, इसके जरिए जो आपने बताया कि क्योंकि फीमेल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस या नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, तो क्या फायदा होता है इसका और क्या ये बेनिफिशियल किस तरह से है? देखिए, एंडोस्कोपी इनफर्टिलिटी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक है जैसे हमने ट्यूब किया, उसमें ब्लॉक आ गया, रियलिटी में 60% हो सकता है ब्लॉक है ही नहीं, तो वो स्पैज्म के कारण HSG किया, एक इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं कि डाई डाल के एक्सरे लेते हैं। अगर वो ब्लॉक आ गया तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि रियल ब्लॉक है या नहीं? अच्छा। तो एक डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करते हैं। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करके फिर उसमें पेशेंट तो एनेस्थेसिया के अंदर होता है, तो उसमें अगर रियल ब्लॉक होगा तो ब्लॉक दिखाई देगा, रियल ब्लॉक नहीं होगा तो ये ट्यूब्स पेटेंट दिखाई देगा। ठीक है ना? एक तो एक डायग्नोस्टिक में ही है, और यू कैन हैव द ओवरव्यू ऑफ द होल पेल्विस, कहाँ प्रॉब्लम है। अच्छा, ओवरी में जो पहले डायग्नोसिस नहीं हुआ, अच्छा अभी दिखाई दे रहा है कोई नेट्रियोसिस है, कोई जगह ट्यूब में, कोई जगह एडिशंस है, ये सब आपने पूरा देख लिया। और जैसे हिस्ट्रोस्कोपी किया, वो भी एंडोस्कोपी के एक पार्ट है, दूरबीन डालते हैं यूट्रस के अंदर,
फिर देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या है, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैडम ने बताया कि सेप्टा तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, सबम्यूकस अंदर वाला फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि यूट्रस ऐसे एक दूसरे वॉल पोस्टीरियर वॉल के साथ चिपक गया है, एडिशंस है। तो ये सब जैसे आप देख लिया, एट द सेम सीटिंग उनको आप अच्छे से इलाज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आईवीएफ की बात है, आईवीएफ समटाइम्स क्या है ना, कुछ पुअर पेशेंट्स होता है जो रियलिस्टिक नहीं होता है, रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आप, जैसे कैनुलेशंस, मैडम ने आप कैनुलेशंस कर दिया, ट्यूब गया, या आपने कुछ ऐसा देख लिया कि ट्यूबल ब्लॉक है, उसका एनास्टोमोसिस कर दिया। तो जहां रियलिस्टिक नहीं है वहां ये हम अटेम्प्ट कर सकते हैं कि अच्छा इसके भी प्रोग्नोसिस जो है 20-25% तो प्रेगनेंसी हो ही जाएगी, तो इसको ट्राई किया जाए। और एंडोस्कोपिकली सब कुछ हो सकता है, जैसे फाइब्रॉइड है, बड़ा फाइब्रॉइड है, एंडोस्कोपिकली आप निकाल दोगे तो कम होता है, उसका एडिशंस कम होता है, तो फ्यूचर फर्टिलिटी का चांस जो है वो बढ़ जाता है। तो एंडोस्कोपी का बोथ डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्यूटिक, मतलब उसको इलाज भी किया जाए, बहुत बड़ा रोल है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि गायनी एंडोस्कोपी सर्जरी इज नाउ रूटीन पार्ट ऑफ इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट। अच्छा, ओके। बिकॉज उनको हम बड़े कट देना चाहते, तो ऑल सर्जरी इज डन एंडोस्कोपिकली, चाहे ऊपर से या नीचे से, वही छोटा सा पिन होल बना के और सारी सर्जरी। कॉस्ट फैक्टर की बात में और चीज है, क्योंकि आमतौर पर इसमें जो एक पेशेंट आता है आपका सबसे ज्यादा अनुराग, यहाँ में क्योंकि अभी हम मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं, एक तबके को हम बिल्कुल अकेला छोड़ रहे हैं। वो ऐसा है कि कई केसेस ऐसे होते हैं कि हमको पता ही नहीं रहता, सब चीज नॉर्मल है और उन्हें प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन फॉर एनी कपल। सब कुछ नॉर्मल है, प्रेगनेंसी नहीं है, तो हम उनको कैसे आगे बढ़ते हैं? डॉक्टर सुनीता मित्तल ने जैसे बताया, एक ये भी पता होना चाहिए इस माध्यम के जरिए कि इन सारे टेस्टों में मरीज को कितना टाइम लगना चाहिए, क्योंकि यूजुअली पेशेंट्स ये जानना चाहते हैं। तो हमारे हिसाब से 4 से 6 महीने तो टेस्ट करने में, सारा एक कंक्लूजन तक पहुंचने में लगता है कि भाई इनके साथ ये प्रॉब्लम है और दिस इज द लाइन ऑफ मैनेजमेट फॉर देम। तो जब अनएक्सप्लेन्ड वाली बात करती हूँ, मैं उसको कवर करना चाहती हूँ। तो उसमें जैसे डॉक्टर सुनीता मित्तल ने बताया कि ओव्यूलेशन, फीमेल का एग बनने की वो बिल्कुल ठीक तरीका है। मेल को हम स्पर्म क्वालिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन देते हैं, लेकिन यहाँ बात है वो ये है कि आईवीएफ से पहले एक और प्रक्रिया होती है जो ऑब्स्टेट्रिशियन कर सकता है। और आजकल जो बहुत पुअर है, जैसे किलोल ने बताया कि हमारे पेशेंट्स को कॉस्ट इफेक्टिव और आने जाने में दिक्कत होती है, तो ऐसे हस्बैंड जिनको कि इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम है, संभोग प्रक्रिया में उन्हें किसी तरह का किस्म की प्रॉब्लम है, तो उन्हें यहां तक भी बताया जा रहा है कि घर में इस तरह से भी वो हस्बैंड वाइफ अपना रिश्ता बनाते हैं, उसके बाद वो सीमन को एक किसी साफ बर्तन में इकट्ठा करके उसको सिरिंज के थ्रू फीमेल के शरीर में डाला जा सकता है। दिस इज द चीपेस्ट थिंग, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, बताना पड़ेगा। अदरवाइज जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए आईयूआई एक प्रक्रिया है जिसमें कि हस्बैंड के सीमेन को कला जाता है, उसकी कमी को दूर करने की कोशिश की जाती है और उसके जो बेस्ट स्पर्म्स होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी रहती है सीमेन की, उसको लेडी के अंदर ओव्यूलेशन टाइम के दौरान पे 14वें दिन के आसपास उसके सर्विक्स के अंदर डाला जाता है। जब ये सारी चीजें फेल हो जाती हैं या कि पता है कि भाई ट्यूब कुछ कर ही नहीं सकते, तब फिर आईवीएफ होता है। बात ये होती है कि आईवीएफ अभी तक ये आपने जो बात बताई, ये आमतौर पर उस तरह के पेशेंट्स के बारे में बताई जो कि जिनके टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, सब कुछ अनएक्सप्लेन्ड आ रहा है। अच्छा, अनएक्सप्लेन्ड है। हाँ। ये उनके अब फिर हम ये कहते हैं कि बाकी आईवीएफ सरकारी उसके अनुसार एक आईवीएफ साइकिल के लिए सिर्फ 65,000 रुपए मिलते हैं। उसके लिए भी उन्हें पूरी मीटिंग्स के थ्रू गुजरना पड़ता है और साइन होता है 3 साइकिल्स के लिए 65,000 रुपीज। और अगर हम वास्तविकता को देखें तो चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो मौलाना आजाद हो, यहाँ पर भी 1.25 लाख रुपए के करीब, किलोल ठीक से बता पाएंगे, और प्राइवेट में तो वो 2.5-1 लाख के आसपास आईवीएफ का। हाँ, और उसमें भी सिर्फ 30 to 40% चांस है प्रेगनेंसी के, 28% या 30% है कि वो बच्चा अपना घर ले जा सके, बिकॉज अल्टीमेटली तो उन्हें एक लाइव हेल्दी बच्चा चाहिए, वो रेट सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पर मैं आपसे और बात करूंगा। एक कॉलर आ गए इस दौरान, विजेंद्र हैं हमारे से कॉलर हैं जो कि राजस्थान से कॉल कर रहे हैं। जी विजेंद्र, पूछिए अपना सवाल।
हेलो जी विजय जी, अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दें आप और सवाल पूछें। टीवी बंद है? जी पूछिए सवाल। हाँ जी, सवाल वो आप अपना सवाल पूछें, हमें आपकी आवाज मिल रही है। हेलो जी जी विजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है, तो हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं हमसे। हाँ जी, मैं विजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ कि हमारी वाइफ के बच्चे नहीं हो रहे, तो एक बार ऑपरेशन करवाया था हमने, तो एक साइड की ट्यूब निकाल दी, इसके बाद में बच्चे लग ही नहीं रहे। हाँ जी। अच्छा, एक दफे कुछ ऑपरेशन कराया था, उसके बाद भी वो प्रेगनेंसी नहीं हुई है। जो आपने बताया कि एक साइड का ट्यूब निकाल दिया, हो सकता है वो ट्यूब में बीमारी थी, या ट्यूब में पानी भर गया होगा, या वो ना चाहिए। दूसरी ट्यूब अगर ठीक रहता है, क्योंकि जब ऑपरेशन हुआ था उसी टाइम आपको वो जानकारी दे देते हैं कि दूसरी ट्यूब ठीक है या नहीं। अगर दूसरी ट्यूब ठीक है और बीमारी पकड़ गया तो दूसरी ट्यूब से भी बच्चा हो जाता है। बहुत लोगों का एक ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है, ट्यूब में बच्चा हो जाता है, उसको निकालने के बाद भी दूसरी ट्यूब से बच्चा होने का चांस 60% हो जाता है, 50-60% फिर भी हो जाता है। पर आपको अगर लगता है कि 6 महीना 1 साल हो गया अभी भी नहीं हो रहा है, तो फिर आपको फिर देखना चाहिए और इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए कि वो ट्यूब भी तो ब्लॉक नहीं हो गया। इन केस वो ट्यूब अगर ब्लॉक हो गया तो फिर आपको एक ही सॉल्यूशन है कि आईवीएफ करनी पड़ेगी। वैसे मैं आपसे पूछूं ये कि ये अगर जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसका इलाज क्या एक आम इंसान जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कितना क्या कॉस्ट इफेक्टिव है नहीं है? बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव है। एक्चुअली हमारी कंट्री में ना इनफर्टिलिटी को इतना ज्यादा स्टिग्मेटाइज कर दिया गया है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अभी एक पेशेंट मेरे पास आई है, मेरी सास का फोन आ रहा है, 6 महीने तेरी शादी को हो गए, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? मैंने कहा उसने अपने बेटे से नहीं कहा, दोनों जरूरी है ना। नहीं मुझे कुछ कुछ कर रहे हैं आप, मेरा कोई चेक कर दीजिए। तो ऐसा है कि इनफर्टिलिटी को लेके इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि अगर हमने 100 कपल्स का ट्रीटमेंट शुरू किया, ऑलमोस्ट 25-30% तो टेस्ट के दौरान ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं। क्योंकि उनका स्ट्रेस निकल जाता है। बहुत सारे जिनको सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एग बनने का ड्रग या एग मॉनिटरिंग या उसके साथ ठीक मॉनिटरिंग से, या फिर IUI जो कि बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इन सब से भी काफी लोग कंसीव कर जाते हैं। बट पेशेंस रखना चाहिए। ये कोई बटन नहीं है लैपटॉप का कि एक बटन दबाया, इस मंथ हमने ट्राई किया, क्यों प्रेगनेंसी नहीं हुई है, वो नहीं होता है। मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि रिप्रोडक्शन इज ए लॉटरी, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता किसकी कब खुलती है, पर आपको निराश होने की और स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो 50 से 60% सिंपल तरीकों से उसके बाद कंसीव हो जाते हैं ट्रीटमेंट से। एंडोमेट्रियोसिस डिजीज निकली तो आपने ऑपरेट करके एंडोमेट्रियोसिस को निकाल दिया, PCOS निकला तो उसका इलाज कर दिया, फाइब्रॉइड निकाल दिया, कंसीव करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं IVF बड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, पर एक्चुअली 8 से 10% से ज्यादा कपल्स को IVF की जरूरत नहीं है। 90% तो वैसे ही कर जाएंगे। और जिनका हम IVF करते हैं, जैसे कि बताया कि सक्सेस रेट, ये मत सोचिए कि हमने IVF करा लिया तो पेनिशिया है और 100% है। वैसे IVF एक पेनिशिया के तौर पर तो कुछ पेनिशिया नहीं है। अच्छा, ओके। अभी भी घर बच्चा ले जाएंगे वो सिर्फ 20 से 25% कपल्स होंगे, क्योंकि IVF के बाद भी प्रेगनेंसी होगी तो भी अबॉर्शन का भी रिस्क रहता है। अच्छा, ओके। मल्टीपल प्रेगनेंसीज का भी रहता है, 2 या 3 बच्चे भी रुक जाते हैं, और भी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क रहता है, और हर किसी को बच्चा नहीं रुकता। अभी भी कितनी भी साइंटिफिक रिसर्च करिए, फिर आ जाते हैं थोड़े से जिनका जैसे यूट्रस नहीं है या ओवरी ठीक बिल्कुल नहीं काम कर रही है, जिनमें हम कहते हैं ओवम डोनेशन की जरूरत पड़ जाती है, या फिर सीमन बिल्कुल ही नहीं है, एजोस्पर्मिया है, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो उनको सीमन डोनर की जरूरत पड़ जाती है। किसी के पास बिल्कुल यूट्रस ही नहीं है तो उनको हम लोग कहते हैं कि वो सरोगेसी के लिए जा सकते हैं, सरोगेट मदर यूज कर सकते हैं। आपको इस पर थोड़ा सा रोक रहा हूं, इस पर मैं और डिटेल से आपसे पूछूंगा। एक और कॉलर आ गए हैं, प्रमोद हैं आसाम से, जो कि कॉल कर रहे हैं हमारे। जी प्रमोद जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैं प्रमोद कुमार बोल रहा हूँ गुवाहाटी से। गुवाहाटी से, जी पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल ये था, मेरा टेस्ट और मेरी वाइफ का टेस्ट दोनों नॉर्मल है सर। अच्छा, ओके। हाँ, इससे पहले मेरे एक बच्चे हो चुके हैं, लड़की है, और मैं दूसरा बच्चा लेना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है सर।
अच्छा, इनका है कि एक नॉर्मल केस है और एक बच्चा इनके हो चुका है। तो इसमें इन्हें अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए जो इनसे पहले कुछ सवाल करेंगी कि उनकी डिलीवरी घर पे हुई थी या हॉस्पिटल में हुई थी, नॉर्मल हुई थी, फॉरसेप्स से हुई थी, ऑपरेशन से हुई थी, ऑपरेशन या डिलीवरी के बाद कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, फीवर वगैरह तो नहीं हुआ। फिर कई बार एक बच्चा होने के बाद दूसरा बच्चा जल्दी ठहर जाता है तो एमटीपी अबॉर्शन करवा लिया जाता है हॉस्पिटल्स में या अनट्रेन्ड व्यक्ति द्वारा। कई बार क्योंकि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एज सच प्रोन होता है इन्फेक्शंस के लिए, तो हो सकता है कि उन्हें इन्फेक्शन हो गया हो। साथ ही साथ हस्बैंड में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। एक बार बच्चे का मतलब ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड इज परफेक्टली नॉर्मल। हस्बैंड को भी अपने टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और वाइफ को भी किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाकर सारे जो भी उनसे वो पूछेंगी, एग्जामिनेशन करेंगी, फिर टेस्ट बताएंगी जो कि हम लोगों ने भी सारे डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद इंशाल्लाह उन्हें अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। बिल्कुल, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। हमने जैसे हमारे दोनों कॉलर्स ने पूछा है, नंबर्स हम लगातार डिस्प्ले कर रहे हैं आपके पास। लेकिन एक चीज और आमतौर पर ये जो प्रेशर वाली बात है, मैं एक सवाल एक बार फिर से लौटता हूं, ये प्रेशर आप लोगों का जो भी अनुभव रहा हो वो फीमेल पर ज्यादा ही साइकोलॉजिकल या मेंटल जो भी है उसको रिलीव करना भी आपका एक टास्क तो रहता ही होगा। शुरुआत में आप पेशेंट को थोड़ा सा कंफर्ट में लाते होंगे आप लोग। हाँ, एक्चुअली जो स्ट्रेस है, कोई भी फीमेल हमारे पास आते हैं सबका एकदम देख के पता चल जाता है कि बहुत स्ट्रेस है। और स्ट्रेस जो घर का एनवायरनमेंट है, फ्रेंड सर्कल है, पीयर ग्रुप है, उनसे जस्ट ज्यादा आ जाता है। ये तेरे को अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? जी हाँ। तो इसमें एक ही तरीका उनको हम बताते हैं, देखिए ऐसा है, पेशेंस रखिए और सारे चीज का इलाज है। कुछ भी हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी हम पकड़ पाएंगे उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपका चांसेस 60-70% चांस तो ऐसा ही आपका प्रेगनेंसी हो जाएगा। स्ट्रेस ज्यादा, ये एकदम एक लिंक है। ज्यादा स्ट्रेस मींस ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस होगा। एक एड्रेनालिन करके भी हार्मोन आता है। जी। तो हार्मोनल डिसबैलेंस होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो फिर कोई बच्चा नहीं होगा। सो स्ट्रेस को कम करने के लिए उनको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए कि हो जाएगा। इन द मीन टाइम इन्वेस्टिगेशंस करना ना। और दूसरी और एक चीज हमने देखा है कि हम उसको एक कहावत है, डबल इनकम नो चाइल्ड। दोनों के पास टाइम नहीं है, दोनों ही काम कर रहा है। आजकल ये लाइफस्टाइल ये है कि उनको पता भी नहीं है कि फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है। ये नहीं कि महीने का कोई भी टाइम वो फर्टाइल पीरियड है। जैसे 10 से 18वां दिन तक अगर रेगुलर साइकिल है, ये 8-9 दिन ही क्रूशियल है। उनको पता ही नहीं है। वो 8-9 दिन बॉम्बे में हस्बैंड है और दिल्ली में वाइफ है, तो उनको पता ही नहीं है। और ये डबल इनकम भी चाहिए। आजकल वही जैसे गूगल वाली बात बताइए, तमाम एप्लीकेशंस मोबाइल पे आ गए हैं, लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ, फायदा उठा सकते हैं। ऐसे भी अगर कोई हॉस्पिटल में भी जाए, उनको हॉस्पिटल जाने के टाइम भी नहीं है। हॉस्पिटल है। एक कॉलर और आ गए, मैं आपको रोक के, एक कॉलर और है, सतीश है यूपी से, वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी सतीश, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर। जी पूछिए सर, मेरी शादी के 4 साल हो गए हैं। जी, मैंने पिछले 2014 में से मेरा इलाज चल रहा था, तो 15 में बच्चा मेरे वाइफ को रुका था और 1 महीने बाद उसको एबॉर्शन कराना पड़ गया। बच्चे का विकास डेवलप जो रुका था, और तब से मैं निरंतर इलाज करवा रहा हूँ। अभी कोई रिजल्ट नहीं आया। सारे टेस्ट डॉक्टर्स ने करवा लिए हैं। ठीक, आप कृपया मुझे कोई अच्छी सलाह दीजिएगा। सुनीता, आप बताएं। मेनली तो यही है कि एक बच्चे की अगर आपने सफाई कराई है तो सफाई करने के बाद बच्चेदानी में या ट्यूब्स में कोई इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉक तो नहीं आ गया है, तो उसको देख पाइए। आप अपना भी टेस्ट कराइए इस बीच में क्या है। पर ये भी एक समस्या है कि बच्चा रुकता है और उसके बाद रिपीटेडली अबॉर्शन होते रहते हैं। हाँ। वो ये कह रहा है कि प्रेगनेंसी ठहरी और किसी कारणवश उसको अबॉर्शन कराना पड़ गया। 1 साल हो गया, नाउ शी इज नॉट कंसीविंग। हो सकता है इनकी कंसेंगिनस मैरिज रही हो या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो हर बार तो वो नहीं होता है। टेस्ट तो जरूर कराना होते हैं। और हो सकता है इनका जो इलाज का तरीका हो थोड़ा एडवांस हो, इन्हें किसी सुपर स्पेशलिस्ट से मिलना पड़े। एक गायनेकोलॉजिस्ट के बाद एक सुपर स्पेशलिस्ट है, वहां पर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास इन्हें जाना चाहिए। इनका क्योंकि बच्चे में एबनॉर्मलिटी इन्होंने बोला है, उसके कारण एबॉर्शन करवाना
पड़ा, वो बहुत दुखी नजर आ रहा है। अच्छा, ओके। तो कई बार ऐसा क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज होती है, जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज होती है, बच्चा विकसित नहीं हो पाता है। ओके। जिनको इनफर्टिलिटी होती है उनमें ये चीज थोड़ी कॉमन होती है। इसका मतलब है कि इनको किसी अच्छी एक बार और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास ही जाकर बात करना चाहिए। कई बार इसी में पहले डॉक्टर सुनीता ने बताया इक्सी करते हैं, सिंगल स्पर्म से फर्टिलाइज कर सकते हैं, हो सकता है उनकी ऐसी कोई सिचुएशन हो। वक्त ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद पर चर्चा करेंगे। आप अपने जो नंबर हम डिस्प्ले कर रहे हैं उस पर कॉल करके आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं तीनों डॉक्टर्स से उनसे पूछ सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का हेल्थ इंडिया में। आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की, उसके तमाम जो कारण हैं और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, आप उस पर कॉल करके हमारे तीनों एक्सपर्ट, तीनों मेहमानों से सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर सुनीता, एक सवाल जो कि आपने कहा था कि एक फैशन के तौर पर जब डॉक्टर्स या पेशेंट आते होंगे आपके पास, आप रीजन जब उनको बताते हैं तो क्या उनकी भी कुछ उसमें से रहती है, हम सजेस्ट करते हैं, और एग नहीं बन रहा है या जो भी है उसके बाद क्या सजेस्ट आप लोग उनको करते हैं? बेसिकली जैसा बताया कि जो भी हमें कारण मिलता है उसी हिसाब से ट्रीटमेंट के लिए ट्राई किया जाता है। ओके। पर हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट कहता है मुझे तो बहुत जल्दी चाहिए, तो आप मेरा आईवीएफ कर दो, मैं बाकी कुछ कराने को ही नहीं तैयार हूं, बिकॉज दे कैन अफोर्ड, और वो सोचते हैं अभी एकदम से करा लें। उसको हमें फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, आईवीएफ की सक्सेस भी कोई 100% तो है नहीं कि आप सोचते हैं कि आपने पैसा लगा लिया अब बच्चा रुक ही जाएगा। बहुत सिंपलर तरीके हैं जिनसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आईवीएफ की जरूरत तभी पड़ेगी जब ट्यूब बिल्कुल इरिपेयरेबल है, रिपेयर हो ही नहीं सकती है ट्यूब, तब तो आपको करना ही है। स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा लो है या स्पर्म बाहर ही नहीं है लॉक की वजह से, तो इंजेक्शन से निकाल के कराना है, तो आईवीएफ फिक्स करने की जरूरत है। या फिर एग बन ही नहीं रहा है, आपको डोनर एग लेना है, तो अगर आप डोनर एग लेंगे तो आप अपने हस्बैंड के सीमन से आईवीएफ के थ्रू फर्टिलाइज करके उसको अपने यूट्रस में रख सकते हैं। आपको चाहिए कि भाई मेरी यूट्रस ठीक नहीं है, मेरे पास जैसे इन्होंने बताया एक अबॉर्शन हुआ, कई बार कई लेडीज का होता है कुछ यूट्रस में इनहेरेंट डिफेक्ट, रिपीटेडली अबॉर्शन होने लगते हैं, या कुछ का यूट्रस होता ही नहीं है, तो उनको हम सलाह देते हैं कि सरोगेट यूज कर सकते हैं। अच्छा, सरोगेट मदर जिनकी यूट्रस हेल्दी है, तो जेनेटिक मटेरियल उन्हीं का होता है, उन्हीं का एग होता है, उन्हीं का स्पर्म होता है, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करके सरोगेट मदर के वोम में रख देते हैं। अच्छा, वो बच्चा पैदा करके इनको दे सकती है, तो तभी वो आईवीएफ का आता है, नहीं तो सबको जरूरत नहीं है। एक कॉलर है छत्तीसगढ़ से, मोना, वो सवाल पूछ जाते हैं। जी मोना, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, एक्चुअली मेरी मैरिज, हेलो जी जी पूछिए, हम सुन रहे हैं आपको। हेलो जी जी हम सुन रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। हाँ हाँ मैम। मोना, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, फिर सवाल पूछे ताकि हम आपको आसानी से सुन पाएंगे। मैरिज को जी सर, मेरी मैरिज को 6 ईयर्स हो गए हैं, और मैंने क्या है पूरा टेस्ट वगैरह कराए हुए हैं जी, और टेस्ट वगैरह कराए हैं। एक्चुअली फर्स्ट ईयर में जब कंसीव नहीं हुआ मैडम, विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो उसमें मैडम ने बताया कि आपके ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं, और फर्दर हार्मोनल टेस्ट के लिए मुझे भेजा, तो फिर वो सब मैंने करवाया है। उसके बाद भी कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे लेप्रोस्कोपी के लिए रेफर किया, और मेरा 3 बार HSG हो गया। HSG में ट्यूब ब्लॉक नहीं बताया था, और जब लेप्रोस्कोपी भी हुआ तो फिर फर्दर HSG के बाद लेप्रोस्कोपी के लिए भेजा। उन्होंने फिर उसमें बोला कि आपको हम पूरा बताएंगे कि आपकी ट्यूब किस कारण से ब्लॉक है, क्यों है। उसके बाद भी उन्होंने HSG का लेप्रोस्कोपी की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया, बोले हमें राइट ओवरी में फ्लोइड स्टिल मिला है जो उन्होंने डाई डाली थी, और लेफ्ट का उन्होंने कुछ नहीं बताया, थोड़ा सा ओपन है या हमको कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने ऐसा बोला। फिर उसके होने के बाद भी मैंने 1 साल बाद फिर मैंने HSG कराया, उसमें दोनों ट्यूब बहुत अच्छे से ओपन बताई, और जो उन्होंने फॉलिकल स्टडी एग का किया है, हस्बैंड का भी एनालिसिस किया है, वो सारी चीजें सही है उनका कहने के अनुसार। और फिर भी उसके बाद फिर अभी कोई ऐसा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं मैम। इसमें क्या करना चाहिए? एंडोबायोमेट्रियम बायोप्सी भी उन्होंने की है मेरी, उसमें भी सब अच्छा है बताया है। मतलब ये है, मैं बहुत दिखा चुकी हूँ सभी डॉक्टर्स को, तो भी मुझे कोई एक रिजल्ट नहीं मिला मैम। अच्छा, हाँ जी आप बताएं। हाँ, ऐसा है मोना जी, जो आपने समस्या बताई ना, ये होता है करीब 10 से 15% इनफर्टाइल कपल्स में होता है कि हमें
कोई भी डिफेक्ट नहीं मिलता सारे टेस्ट में, और फिर भी बच्चा नहीं रोकता। तो इनमें हम कुछ एडवांस टेस्ट करते हैं। एक तो इम्यूनोलॉजिकल कॉज हो सकता है कि आपके और हस्बैंड के बीच में कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर रहा है। ओके। और अगर ऐसा भी नहीं है तो और भी कॉज ऐसे हैं जिनको देखा जाता है कई बार एग करके, और इसमें सर्कमवेंट करने के लिए भी कई बार आप इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन भी करा सकते हैं। अगर 3 साइकिल में उससे भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो आईवीएफ कैन बी एन ऑप्शन फॉर यू। ऐसा नहीं है कि ट्यूब ही है मेरी और बाकी सब कुछ ठीक है तो नहीं मैं करा सकती, आप ट्राई कर चुकी हैं तो करिए। और दूसरा फैक्टर है, जिस तरह से आपने हेसिटेट करके बताया, उससे मुझे याद आया बहुत सारी महिलाएं जो हमारे पास आती हैं कभी नहीं कहती कि मेरे को इनफर्टिलिटी है या बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो कुछ ना कुछ सर्कमवेंट करके बताएंगी, मुझे पेट में दर्द है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे माहवारी ठीक नहीं आती। अल्टीमेटली पूछो तो एक्टास कराने आते हैं क्योंकि बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो वो सोशल एक स्टिग्मा, सोशल स्ट्रेस है, और अगर आप वो स्ट्रेस पाले हैं तो उसको भी थोड़ा कम करिए, उसकी वजह से भी बहुत बार बच्चा नहीं रुकता है। आप भी कुछ कई बार हमने देखा है कपल्स को बोलिए ठीक है बच्चा नहीं हो रहा है, एक बच्चा गोद ले लीजिए, जैसे ही वो बच्चा गोद लेते हैं 2-3 महीने में उनकी स्ट्रेस कम हो जाती है और उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि फैक्टर कोई नहीं है अब नॉर्मल। तो जी आप मोना जी, मैं एक चीज आपको बताऊंगा, बार बार एचएसजी नहीं कराइए। आपने बोला 3 बार एचएसजी कराया, एचएसजी के कारण भी बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाता है। एक बार लैप्रोस्कोपी में जो रिजल्ट आता है, आपने जहां से भी लैप्रोस्कोपी कराया, अगर वो अच्छा सेंटर है, वो जो आपको डायग्नोसिस है वही पक्का डायग्नोसिस होता है। एचएसजी में बहुत सारे मतलब पक्का डायग्नोसिस नहीं होता है। तो जैसे अगर उसके बावजूद भी आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका डॉक्टर आपको ओवुलेशंस के लिए कोई दवाई दे रहा है या नहीं। कोई ऐसा होता है कि आपको ओवुलेशंस हो भी रहा है तो फिर भी दवाई देता है कि एक की जगह 2-3 ओवा एक साथ बन जाए, एक बन जाए, उसमें चांसेस ज्यादा रहता है। तो ये सब होने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। फिर आपका ऑप्शन, अगर आपको 30 साल से ऊपर उम्र हो गया तो फिर आपको आईवीएफ ही करानी पड़ेगी। एक और कॉलर आ गया, उनका राजीव गाजियाबाद से कुछ पूछना चाहते हैं। जी राजीव, पूछिए। हेलो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले तो मेरा जो स्पर्म काउंट थे वो नॉर्मल थे, लेकिन अब ये स्पर्म काउंट एकदम जो मैं चेकअप करा रहा हूँ तो नीचे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे इंप्रूव हो सकते हैं क्या सर, मुझे बता सकते हैं? स्पर्म काउंट इज नेवर फिक्स्ड, डिपेंडिंग ऑन आप एब्स्टिनेंस रखा है नहीं रखा है, आप स्ट्रेस लेवल से गुजर रहे हैं नहीं गुजरे हैं, और आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट में है या नहीं है। और एज सच भी एक इंडिविजुअल का अगर हम कुछ दिनों में कराएं और अगर जल्दी जल्दी कराएं तो टेस्ट बिल्कुल ही आएगा। एक बार टेस्ट करने के बाद कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए, और जो स्पर्म्स का डेवलपमेंट होता है उसमें तो पूरे 3 महीने लगते हैं, तो आइडियली 3 मंथ्स होना चाहिए। लेकिन जो हमें रिकमेंडेशंस हैं वो ये कि अगर स्पर्म सीमेन क्वालिटी बहुत खराब है तो 1 महीने के बाद रिपीट करी जा सकती है। अच्छा, एक सवाल जो आखिर में ये कि अगर ये तमाम फैक्टर्स के बावजूद भी अगर एक तो अनुराग यहाँ मैं एक और बात बता दूं, रहते नहीं बन रहा है, वो ये है कि दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि ट्यूब पेटेंट का मतलब ये नहीं है कि उनको बच्चा ठहर जाएगा। ट्यूब पेटेंट होने के साथ साथ जब वो रिपोर्ट लेते हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तो उन्हें ये देखना चाहिए कि पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी उनकी ट्यूब है या नहीं है। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए ट्यूब का प्लायबल होना, मूवमेंट्स होना बहुत जरूरी है। पेटेंट ट्यूब्स तो बहुत बार मिल जाएगी। ओके, तो फिर ये सवाल कि अगर जिनको पेशेंट्स को इन तमाम चीजों के बाद भी अगर मान लीजिए नहीं है तो उनके लिए भी तो कुछ है कि फिर क्या उनके पास ऑप्शन है? जैसे उन्होंने कहा कि मैंने ये टेस्ट करा लिए हैं, एचएसजी टेस्ट 3 दफे करा लिए। कई बार ऐसा होता है, मान लो ये इसके कारण होते हैं ना कि भाई एंडोमेट्रियोसिस निकल आया है तो उसका ट्रीटमेंट हो, फिर भी अगर ट्यूबल मोटिलिटी खराब है तो अल्टीमेटली रामबाण तो आईवीएफ ही है। अच्छा, रामबाण अगर तो देखा जाए तो वो आईवीएफ ही है। ओके, वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव। 100% वो ये, उसमें आपका लॉटरी लग जाए तो ठीक है, नहीं लगी तो आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मतलब जो कपल्स मान लीजिए तमाम इनके बावजूद भी कॉम्प्लिकेशंस के बाद अगर नहीं होते हैं तो उनको क्या सजेशन आप देते हैं या देना चाहेंगे? देखिए, मैं सोचता हूं कि जो एक्सपीरियंस है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम डायग्नोसिस ठीक से नहीं कर पा रहे हैं।
हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी है कि उनको यूट्रस के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, वो डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है। तो अगर अच्छा जगह जाए, अच्छा हॉस्पिटल में डायग्नोसिस पकड़ लिया और उसके ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट के बाद भी अगर बच्चा नहीं हो रहा है और यूट्राइन कैविटी नॉर्मल है, ओवम अगर ठीक से बन भी नहीं रहा है, एक डोनेट भी हो सकता है, उसी केस में जैसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी केस में ही अल्टीमेटली फिर आईवीएफ होता है, which is idealistic but sometimes it is not realistic because of the cost factor, but that is the solution. एक सवाल बहुत संक्षेप में आप तीनों से, इन द होल प्रोसेस गेटिंग अ बेबी या फिर रिप्रोडक्शन, जितने टेस्ट हैं, जितनी दवाएं हैं, वो चाहे ओवरी डिस्फंक्शंस को लेकर हों, ठीक करने को लेकर ये टेस्ट होते हैं, आईवीएफ प्रोसेस है, एक जो फीमेल जो उस प्रोसेस से गुजरती है उसका क्या, उसको एक साइड इफेक्ट भी होते हैं और या नहीं होते हैं? ये हर दवा के भी साइड इफेक्ट होते हैं। इनफैक्ट जो टेस्ट कराते हैं वो ही बहुत एग्जॉस्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वॉक इन करिए और आपके टेस्ट हो जाएंगे। ठीक बात। हाँ, फीमेल्स के जो टेस्ट होते हैं वो बड़े स्पेसिफिक बेस में होते हैं, कोई इमीडिएटली पीरियड के दूसरे दिन, कोई 5वें दिन, कोई 8वें दिन, कोई 15वें दिन, कोई पीरियड आने से पहले। तो उनको अपनी डेट्स भी उसी के हिसाब से लेनी पड़ती है टेस्ट की। ये नहीं करते कि एक ही बार में जाके सब टेस्ट हो जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है इनफर्टिलिटी एक्सटिगेशन। और मेरा लास्ट वर्ड तो यही होगा कि ठीक है, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, 2-3% कपल्स फिर भी ऐसे रह जाते हैं कि सब तरह का ट्रीटमेंट करने के बाद भी उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। ऐसे भी कपल्स हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 बार भी आईवीएफ करा है और प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है। ऐसे में मैं आपको ये सलाह दूंगी, जिस बच्चे को आप प्यार देंगे अपना हो जाएगा। तो बिल्कुल सोचिए, अगर आप बच्चे के लिए बहुत कीन हैं, अडॉप्ट कीजिए, गोद लीजिए, बच्चा आपका प्यारा होगा, आपको प्यार देगा। ये मत सोचिए कि अपना जो जेनेटिक बच्चा है वही मेरा होगा। ठीक बात। उम्मीद है जो तमाम क्वेरीज होती हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मीट आउट हुई होंगी। बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर, धन्यवाद। और सुनीता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको प्रोग्राम कैसा लगा? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी राय से हमको अवगत करा सकते हैं। हम एक ईमेल आईडी आपको बता रहे हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार या सुझाव इस ईमेल पर भेजें, lstv-feedback@sansad.nic.in। जी हाँ, lstv-feedback@sansad.nic.in, इस पर आप हमको ईमेल भेज सकते हैं। आपको एक कार्यक्रम कैसा लगा, कुछ सुझाव चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, तो इस पर आप ईमेल भेज सकते हैं, हम इसको गौर करेंगे। बहुत धन्यवाद। हेल्दी इंडिया में नमस्कार।